नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ आज खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, 1974 बैच के आईपीएस और डीजीपी रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के, और शार्प शूटर, भारत के किसी देश की प्रदेश की पहली एसटीएफ के शार्प शूटर रहे। सर, स्वागत है विक्रम सिंह साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच में मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। सर, कभी आपने भी अपने डीजीपी काल में मौज मस्ती ली है, जैसे कि कर्नाटका के डीजीपी डॉक्टर के रामचंद्र राव का एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है और आप कह रहे थे कि धन्यवाद है सीसीटीवी फुटेज एआई और आज की टेक्नोलॉजी को, वरना कोई मानता ही नहीं कि आलीशान सरकारी इमारतों में खाकी वर्दी में कोई इतना बड़ा अफसर डीजीपी लेवल का मौज मस्ती भी कर रहा होगा। हालांकि इसको लेके बहुत सारे बवाल है, बात करेंगे, लेकिन सर आपने भी कभी ऐसी मौज ली? डीजीपी तो आप भी रहे, या चूक गए अपने जमाने में? संजीव जी, मैं जिस युग का हूं और जो मेरी परवरिश हुई थी, मैं भाग्यशाली था कि मुझे जिन लोगों की ट्रेनिंग जिनसे मिली, बलबीर सिंह बेदी साहब ऐसे लोग, श्री राम अरुण साहब ऐसे लोग, जो कि साधु माने जाते थे, वर्दी में साधु कहे जाते थे, और ये कहते थे कि पुलिस अधिकारी जहां कहीं भी हो, वो आधा सन्यासी होता है और आधा राजकीय कर्मचारी होता है, और उसके लिए किसी प्रकार की आमोद प्रमोद का कोई रास्ता नहीं होता है, न कोई शौकीनी उसके मिजाज में होती है। और यहां तक कहते थे, जो मैंने आज अपनी जहां यूनिवर्सिटी में हूं, जीरो टच बिटवीन जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के बीच में, महिला पुरुष में जीरो टच की पॉलिसी रहती है। आप किसी महिला को स्पर्श नहीं करेंगे, चाहे कोई त्योहार हो, को होली हो, दिवाली हो। स्पर्श किया तो पहले जो पुरुष होगा वो बर्खास्त होगा, तब बात आगे की जाएगी। अगर ऐसे मानक नहीं रहेंगे, आमोद प्रमोद तो छोड़ दीजिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो अपने, जहां पर एसपी होगा, एसपी की औसत एज अगर आईपीएस है तो 27-28 साल होती है। ये कहा जाता है पिता तुल्य है, वो पिता के समान है। वहां की सभी महिलाएं, भले ही वो उसकी उम्र 25 साल हो, लेकिन वो पिता तुल्य है। और मैंने एक सर्कुलर भी किया था, और मैंने सर्कुलर यही किया था कि कोई भी पुलिस अधीक्षक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में निर्णायक होकर के नहीं जाएगा, किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रसास्वादन के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो छवि है वो पिता की तरह होनी चाहिए। और जो पिता अपनी बेटियों के सौंदर्य का मूल्यांकन करता है, वो पुलिस अधिकारी और एसपी होने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आमोद प्रमोद, मुझे सख्त एलर्जी है। ऐसे जो अधिकारी होते थे, उनको भी मैं बहुत कायदे से नसीहत लेकर के उनको ले आता था लाइन पे, कि आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं और सैनिक हैं। अगर ये तीनों ग्रह आपके अंदर नहीं है तो संजीव, पुलिस में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, आपने कहा आमोद प्रमोद की कोई बात नहीं है, और हमारे यहाँ साधु सन्यासी का सा जीवन था आईपीएस का। और जिन बेदी साहब, बीएस बेदी साहब की आपने जिक्र किया है, एक दबंग आईजी और डीजी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी रहे हैं और बहुत अच्छे पदों पर रहे। उनकी बेटी जो है सतबीर साइलस बेदी, वो आईएएस हैं 84 बैच के, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरी जानकारी के हिसाब से। आपने सर जो पुलिस जी है, पुलिस तो पुलिस ही थी, वर्दी का रंग खाकी ही था, आईपीएस के कंधे पे आईपीएस ही लिखा जाता था। आपके जमाने की 74, 75, 80, 90 ये वाली पुलिस बदलती क्यों जा रही है? ये डॉक्टर के रामचंद्र राव वर्दी में कैसे पैदा होते जा रहे हैं? क्या है सर, ये हवा बदल रही है, वर्दी बदल रही है? हवा बदल रही है, क्योंकि जो सदमा लग रहा है, और ये अकेले हर शाख पे उल्लू बैठा है। तमिलनाडु के एक डीजी साहब थे, दास साहब, जो पिछले वर्ष सीएम की वीआईपी ड्यूटी के बाद एक महिला आईपीएस अफसर को गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे और उसका यौन शोषण किया। मुकदमा लिखा गया, सस्पेंड हुए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो उदारीकरण हो गया है, पहले एक तो ये सब चीजें होती नहीं थी, और जब होती थी तो जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता, पैर नीचे रख करके रौंद दिया जाता था, कैरियर मान सम्मान खत्म हो जाता था। मैंने ऐसे दो चार अफसरों को डांट खाते हुए देखा है। आप ये समझ लीजिए कि वो डीजी साहब जो थे, एक तो वो केस आया तमिलनाडु का, एक केस आप सामने कर्नाटक का आया। 25 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र, जो पहले आ जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1969 के अंतर्गत इनको जबरन सेवा मुक्त किया जा सकता है, वो कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ये जरूरी नहीं समझा कि इस उम्र में अगर अय्याशी करने की अगर सामर्थ्य है और अय्याशी कर रहे हैं, इतना अवसर है, तो जाहिर है कि आपको और कहीं ज्यादा आप समझ सुकून से रहेंगे बनिस्बत पुलिस की वर्दी पहन के। पुलिस की वर्दी में रह करके आपने कई महिलाओं से, जिनके कपड़े बार बार
बताते हैं, कई अन्य कपड़ों में दिखाई पड़ के कई वीडियोज आए हैं, पीछे तिरंगा लगा हुआ है। आपने किसी की तिरंगे की, अपनी वर्दी की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। औरतों को बुला करके उनके साथ अश्लील हरकतें की आपने। आपने वर्दी को तार तार किया, पुलिस की छवि को धूमिल किया। और आप ये समझ लीजिए, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम अगर एक भी काम ऐसा करते हैं, कुछ घंटों में वो सारी बातें पूरे जिले में रेंज में पहुंच जाएंगी कि आज साहब ने शराब पी, आज साहब ने अय्याशी की। कोई चीज छुपती तो है नहीं। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा आपने कब जो बदल रहा है, जो बेहयाई का मादा आ रहा है, उस पर से डीजी साहब का ये कहना, ये सब मॉफ्ट है। लेकिन इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें, इनका पुराना रिकॉर्ड भी ऐसे ही है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इनका जब पुराना रिकॉर्ड इतना है, इनको बहुत पहले ही सेवा मुक्त हो जाना चाहिए था, तब अब तक ये वाला पाप ना हो पाता। सर, यहाँ तो आपने जो बात कही है कि मीडिया में ये वायरल करा रहे हैं, खुद ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये मेरा फर्जी वीडियो तैयार किया गया है आधुनिक टेक्नोलॉजी से, तकनीक से। लेकिन सर, संग में ये भी कहते हैं कि तो 7-8 साल पुराना वीडियो है। मतलब ये 7-8 साल से मौज कर रहे थे, रासलीला रचा रहे थे, उस टाइम ये बचा लिए गए। तो इनका आज 8 साल बाद ये हो गया कि अब डीजीपी रैंक पे जाके दफ्तर के अंदर अय्याशी का अड्डा खोद के बैठ गए वहां पे। ये अगर सीसीटीवी ना होता तो शायद ये रिटायर भी हो गए होते। और क्या कुछ करके आए होंगे ये, क्या नहीं करके आए होंगे। एक आदमी दो बात बोल रहा है, एक ही डीजीपी जो है फंस रहे हैं, के रामचंद्र राव डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि ये 6-7-8 साल पुराना वीडियो है, जब मैं फलानी फलानी जगह पोस्टेड था। और वही कहते हैं ये फर्जी है। तो सर, इसमें सही क्या है इन दोनों बातों में? फंस तो ये खुद ही रहे हैं। फंस तो खुद ही रहे हैं। और जब आदमी घबराहट में बोलता है तो अदबदा करके बहुत कुछ गलत सही मिला के बोलता है और उसी में गलती कर जाता है। जैसे जो मुलजिमान होते हैं, ये इस वक्त मुलजिम है डीजी रामचंद्र, ये तो आरोपी है। आरोपी की घबराहट में इन्होंने वो सब बातें कह दी जो कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में की श्रेणी में आएगा। इन्होंने खुद इकबाल किया कि ये वीडियो 7-8 साल पहले किसी ने छूट दी थी, ये दफ्तर में आप अय्याशी करें। आज आप डीजी हैं, 8 साल पहले आप आईजी रहे होंगे, और जिस भी रैंक पे थे, क्या आपको छूट थी कि दफ्तर में अय्याशी करें? इस बेशर्मी की ये तो और भी बड़ी, एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। सवाल ये उठता है कि एक तो चीज मैंने सीनियर ऑफिसर से कहा है कि अपने दफ्तर में कोशिश ये कीजिए कि कम से कम महिला पुलिसकर्मी रखिए आप। हालांकि मैं जो कह रहा हूं इलीगल है, नहीं हो सकता कानूनन, लेकिन अफसर की प्रतिष्ठा भी इससे आकी जाती है कि अगर बहुत ज्यादा महिला कर्मी, जैसे ऐसे कई अफसर रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा कर्मी से लेकर के पीए तक सब महिला कर्मी रखी, वो उसका संकेत बहुत ही नकारात्मक और गलत जाता है। आप कोशिश ये करें, महिला पुलिसकर्मी किसी से कम नहीं है, वो 20 काम करती हैं, बहुत ही कुशाग्र और बहुत ही अनुशासित होती हैं। लेकिन पुरुष पुलिसकर्मियों को ये चाहिए एक वांछित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, और हिंदी में क्या, वांछित दूरी बना करके रखें और उनको अपने दफ्तर में। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें, जैसे मैं जिस विभाग में रहा हूं, कि महिलाएं 5 बजे करेक्ट दफ्तर छोड़ देगी, तब दफ्तर 5 बजे बंद होते थे। 5:01 पे कोई महिला घर रुकेगी नहीं दफ्तर में। और दूसरे, अगर किसी अधिकारी ने महिला कर्मचारी को अपने घर पे बुलाया या किसी अन्य स्थान पे बुलाया, तो ये मान लिया जाएगा कि आप अव्वल दर्जे के हैं दुराचारी, अनाचारी, और आप हो जाएंगे सस्पेंड और कार्रवाई होगी। ये सब नॉर्म्स अब संजीव दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब दिखाई बहुत कुछ उल्टा पड़ता है, जिसको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहूंगा। आप मुझसे ज्यादा जो है दुनिया देख रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा जो मुझे बताया जाता है कि अब रात को डीजी साहब को क्या जरूरत थी महिला अधिकारी को अपने साथ लेकर के चलने में, और फिर आप लगे अश्लील हरकतें करने। और जब वो महिला आईपीएस अफसर डीजी के जाने लगी तो एसपी से कह करके उसकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की। तो ये हद दर्जे का चोट्टापना, इसी को कहते हैं कि जो दुष्चरित्र होता है, वो एक तरीके से कदाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, ये इसी श्रेणी में आता है। इसको लोग कहते हैं कि नहीं, ये आर्थिक भ्रष्टाचार से ये 19 है। मैं इसको कहता हूं ये आर्थिक भ्रष्टाचार से भी ज्यादा है, क्योंकि जो ये कर रहा है वो है बेशर्म अव्वल दर्जे का, वो आर्थिक भ्रष्टाचार भी करेगा। ऐसा हमने कम देखा है कि जो चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हो वो आर्थिक रूप से भ्रष्ट न हो, ऐसा मैंने कम देखा। दोनों बहनें एक साथ रहती हैं ये। सर, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब ये इंक्वायरी शुरू हुई है, खेल रहे हैं। कर्नाटक के सीएम, गृह मंत्री सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। और ये दौड़े दौड़े डीजी साहब भी, राव साहब भी पहुंचे थे कर्नाटक के गृह मंत्री से मिलने के लिए अपने राज्य के, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया क्योंकि उनकी अपनी गर्दन वैसे ही फंसी हुई है। विपक्षी लेके डूब जाते हैं उनको, बीजेपी उनके पीछे लग गई है।
ठीक है, तो इनको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अभी इंक्वायरी इंक्वायरी खेलेंगे तो ये क्या सर? जब 8 साल से बचे रहे, पहले खुद ही कबूल नहीं है, तो अब तो सर वो भी इंक्वायरी होनी चाहिए और डिसमिस हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जांच जांच खेलेंगे, फाइलें चलेंगी, मीडिया शांत हो जाएगा, पुलिस भी शांत हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी शांत हो जाएंगी, उसके बाद जो इनकी नौकरी अभी 2-4 महीने की बची है, क्या लगता है ये तब तक ये बहाल हो जाएंगे फिर अपनी रासलीला रचाने के लिए? या सर ये जांच बस्ते में चली जाएगी, जैसा अमूमन होता है इस तरीके के हाई प्रोफाइल मामलों में? संजीव, अमूमन होता है और इसमें भी मैं यही कहता यही होगा, इसमें कुछ होने हवाने वाला नहीं है। लेकिन जिस तत्परता के साथ इनका निलंबन हुआ है राव साहब का, मैं समझता हूं कि इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि मामला बहुत दूर तक जा चुका है। बड़े आकार के साक्ष्य आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इनका पास्ट रिकॉर्ड है। और चूंकि गृह मंत्री ने मिलने से मना कर दिया, संदेश यही जी। जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई की होगी। और क्योंकि कर्नाटक सरकार की पिछले अन्य कई मामलों में बड़ी किरकिरी हो चुकी है कि जो ढुलमुल रवैया था, कम से कम एक मामले में तो ऐसा कर लें कि कम से कम जिन्होंने वर्दी के तिरंगे का अपमान किया है, वो कम से कम आज निलंबन नहीं, सेवा मुक्त हो जाए, कम से कम उनके पाप कुछ तो धुल जाएंगे। सर एक सवाल ये भी आता है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं पे भी जोर और जोर जबरदस्ती दबाव में नजर नहीं आ रही हैं, वो खुद भी इनके साथ जो है पूरा सहयोग कर रही हैं। तो ऐसे में सर जब इस जांच होगी तो उन महिलाओं के जाहिर सी बात है बयान होंगे। तो कहते हैं ना कि चोरी करना और चोर को शह देना दोनों ही अपराध हैं। वो भी कहीं सर सजा की हकदार बनती हैं, सरकारी कर्मचारी वो भी है, सरकारी दफ्तर में वो भी हैं, और कोई दबाव में नहीं है, वो विक्टिम नहीं है सर। ऐसा होता है ना कि महिला विक्टिम है, यहाँ विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। इस बात का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह है, जो कि आईटी एक्ट में भारत के अब मान्य है। ऐसी स्थिति में सर क्या लगता है, उन महिलाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। संजीव, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आपका सवाल सारगर्भित है, लेकिन मेरा उत्तर ये होगा कि महिलाएं चूंकि हमवार हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया, इसलिए इसका ये अभिप्राय नहीं है कि महिलाओं की स्वीकृति पूरी तरीके से स्वेच्छा से थी। स्वीकृत उन्होंने प्राप्त की अपने पद का दुरुपयोग करके, प्रलोभन दे करके और उनके ऊपर मानसिक दबाव डाल करके। इसमें फिर भी पूरी तरीके से डीजी दोषी है, रामचंद्र राव। और पूरी तरीके से, क्योंकि महिला जो कर्मी है, अगर उनको प्रलोभन दिया, उनके ऊपर जोर दबाव किया और उनको इस तरीके से एक घेराबंदी करके, उनको मानसिक रूप से उत्पीड़ित करके, उनको एक तरीके से हमवार कर लिया, तो भी दोषी डीजी साहब हैं, न कि महिलाएं। और महिलाएं अगर एक्सेसरीज भी हैं, अगर महिलाएं हैं, तो महिला तो उनके पूरी, एक महिला जो कर्मी है उसकी जो भी रैंक रही, अच्छा ये तो अभी हमें मालूम नहीं था कि महिला कर्मी है उनके दफ्तर की है, तो जिसका जो है ये इंक्वायरी का विषय है। लेकिन अगर जूनियर महिला कर्मी है, उसके साथ डीजी साहब का एक अफेयर चल रहा है, तो उसमें पहले 99.9% दोष मैं डीजी का मानता हूं, और 0.01% महिला का। कोई कह देना तो बड़ा आसान है कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, कंप्लेन देना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये सब जानते हैं। इतना आसान नहीं है कि जाकर के इस्तीफा दे दें या एक शिकायत कर दें। डॉक्टर विक्रम सिंह अगर कर्नाटका के इस वक्त मुख्यमंत्री होते या गृह मंत्री होते, तब किस रोल में, किस रूप में होते डीजीपी साहब को ठिकाने लगाने के लिए? जो काम मैंने पहले किया है मैं वही करता, कि सबसे पहले इनको करता बर्खास्त। दूसरी चीज, मुकदमा लिख के इनको भेज देता जेल, और ये काम 24 घंटे में हो जाता, चाहे दफ्तर खुलवाना पड़े आधी रात को, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी बन जाती और तुरंत सारी चीजें आकर के इनका डिस्मिसल होता। ये मैं पहले भी कर चुका हूं कि कल का इंतजार नहीं होगा, ये आज ही फैसले होंगे, इनका डिस्मिसल भी आज ही होगा, जेल आज ही जाएंगे, इनके पेंशनरी और अदाचार, ये जो कदाचार वगैरह है, इनके पेंशनरी बेनिफिट्स भी समाप्त हो जाएंगे। क्या सर जो ढील दी जा रही है सिर्फ इनका सस्पेंशन करके लिंगर ऑन किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? ना इनको गिरफ्तार किया गया, ना मुकदमा अभी तक दर्ज किया गया, सिर्फ जांच जांच खेलना शुरू किया, इंक्वायरी इंक्वायरी। आपको क्या लगता है सर, लीपापोती हो जाएगी और ये अच्छे से बहाल हो जाएंगे और बहाल होकर अपना रिटायरमेंट जो है वो तरीके से पेंशन लेके जाएंगे, या फंस गए हैं? ये कयास यही कहा जा सकता है कि ये अभी जितना है 50-50 का गैप है। मैंने कह दिया कि 50% इनको सजा मिलेगी, लेकिन 50% की सजा नहीं मिलेगी, और जांच वांच करके ये अपने हिसाब से अपना बचाव करेंगे। जब पिछला केस आपका तमिलनाडु वाला, वो भी डीजी का था, आईपीएस महिला जो पीड़िता थी और उसने कंप्लेंट की, सब कुछ होने के बाद 1.5 साल में जाकर के उनको 3 साल की सजा हुई डीजी साहब को। 3 साल जेल में रहे, लेकिन 1.5 साल तो लग गए उनको जेल भेजने में। इतना काम करने भी, हंटर की चोट की तरह से कार्रवाई जब तक नहीं होगी,
तो संजीव जी ये इसमें उसका प्रभाव दूरगामी नहीं होता है। प्रभाव दूरगामी तब होता है जब आपको मालूम पड़ जाए कि तुरंत दान महाकल्याण अभी आपने अपराध किया और हाथ के हाथ जेल की यात्रा कर ली। सर एक अंतिम सवाल, सीसीटीवी बना, फुटेज बाहर आया, नंगे हो गए समाज में, आईपीएस की बालकनी में जितना भी लॉबी में सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके के लोग सब जब बेशर्मी पे उतरते हैं तो उनकी कोई हद नहीं होती है, वो हद से परे जाते हैं और चले गए डीजी साहब अपने दफ्तर में, हिम्मत है उनकी। जिसने सर सीसीटीवी इंस्टॉल किया होगा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर वो डीजी का ऑफिस है जहां सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए भी दिमाग और जिगर चाहिए होगा, उस प्लानर के लिए क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि जब कभी कोई आदमी इस तरीके की हरकत करता है उसको मान लेना चाहिए कि उसके मित्र हो न हो लेकिन शत्रु तो हजार होंगे ही। और जिसने भी लगाया है मैं उसको फिलहाल तो बधाई दूंगा और इनाम भी अगर हो सकेगा तो मैं इनाम भी दूंगा उसको कि उसने एक रावण के बारे में साक्ष्य इकट्ठा किया। और ऐसे हर दुराचारी को मैं चाहूंगा वो तैयार रहे और ऐसे लोगों को हमारे ऐसे लोग पुरस्कार देने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। शुक्रिया। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। सर नमस्कार।